कैसे हैं आप लोग? अरे मतलब क्या हालचाल? सब बढ़िया? हमारे और आपके मिलने की वजह एक शानदार सा चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसे आप हिंदी में वैद्युत रसायन बोलते हैं ना, वही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। कॉम्पिटिटिव पर्पज से और आप अगर बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो उस पर्पज से भी ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चैप्टर पहले पढ़ चुके हैं तो पहले आप बताओ कि ये चैप्टर टफ है या आसान है। फिलहाल हम जिस क्लास में चैप्टर स्टार्ट किए थे तो वहां पर मैक्सिमम बच्चे कह रहे थे सर टफ है बहुत। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा मानना है ये चैप्टर बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बहुत ज्यादा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इसमें छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, बेहतरीन कंसेप्ट हैं। अगर आप उस कंसेप्ट को पकड़ लेंगे समझ तो आ ही जाएगा। अगर आप समझ जाते हो तो इस चैप्टर के साथ आप खेलोगे, आप बहुत शानदार तरीके से खेलोगे आप। लेकिन बेटे अगर आप रटने के चक्कर में पड़ गए तो फिर ये चैप्टर आपके साथ खेलेगा। तो आइए हम लोग जो है इसके शानदार शानदार लॉजिक और कॉन्सेप्ट को सीखते हुए आगे बढ़ते हैं और फिर महसूस होगा आपको बहुत ज्यादा आसान चैप्टर है। शुरू किया जाए? आइए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस यह शब्द जो है बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो है और यहाँ पे दूसरा शब्द है केमिस्ट्री। आपको अगर आपने पहले पढ़ा है जैसा भी फील होता है चैप्टर पढ़ के देखिए, मजा ना आ जाए फिर कहना। ठीक है, दो शब्द यहाँ पे हैं, इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री। यहाँ पे इलेक्ट्रो की मीनिंग समझते हैं और हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री की मीनिंग समझते हैं। अगर आप इन दोनों को समझ जाएंगे तो चैप्टर में कुछ इंटरेस्ट तो अभी आ जाएगा तुरंत। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रो शब्द जो यहाँ पे दिया गया है, यह बेसिकली दिया गया है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए है। यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ठीक है, ये क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रो से। और दूसरा शब्द यहाँ पे केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में क्या होता है? रिएक्शंस होती है, इसकी पहचान वैसे रिएक्शन से है। और यहाँ पे रिएक्शन केमिकल को लिया गया है एज अ केमिकल एनर्जी। केमिकल के अंदर भी तो एनर्जी होती है, बोलो। अरे भाई एनर्जी ना होती तो आप कार्बोहाइड्रेट खा के कैसे वर्क करते, प्रोटीन खा के कैसे बनाते, सब एनर्जी की वजह पे तो है। खैर हम लोग जो है दो शब्द यहाँ पे, इलेक्ट्रो है, केमिकल में एनर्जी होती कंफर्म है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, केमिकल केमिस्ट्री है तो केमिकल एनर्जी है। ठीक, तो अब हम लोग इस चैप्टर में करने वाले क्या है? इस चैप्टर में बेटा दो ही काम करना होता है। एक तो पहला काम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। और दूसरा काम कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। इस चैप्टर में दो ही काम करने वाले हैं हम लोग, यानी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल को कन्वर्ट करना है केमिकल एनर्जी में। ठीक, याद करो यार। लाइट कट जाती है, इन्वर्टर से बल्ब चमकना शुरू कर देता है, फैन चलना शुरू कर देता है, तो उस टाइम लाइट कटी है तो बैटरी में है क्या? केमिकल्स हैं। अब कौन से हैं, कैसे कवर करते हैं, ये आगे देखा जाएगा। केमिकल की एनर्जी उस समय इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, बल्ब चमक गया, फैन चल गया, है कि नहीं? और उसका उल्टा भी होता है, जब लाइट आ रही होती है तो उस एनर्जी को इसमें कन्वर्ट करते हैं हम लोग, चार्जिंग है ना। खैर सब बात की बातें हैं। हम लोग इस चैप्टर में दो ही टारगेट हमारा है, केमिकल की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करेंगे। सबके घर पे इन्वर्टर है, चाहे आसपास इन्वर्टर है, सब देखे हो प्रोसेस कैसे वर्क करता है। जो भी है यहाँ पे बोर्ड पे रिएक्शन के साथ बेहतरीन तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करेंगे हम। मजा आ जाएगा आपको इस चैप्टर में। फिलहाल ये चैप्टर देखिए कैसे करना है। मतलब इस चैप्टर में दो ही काम होना है। क्या क्या होना है? यानी कि एक काम करेंगे हम लोग, पहले समझो डिफिनेशन क्या है। अगर परिभाषा जानना चाहते हो डिफिनेशन, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, यह पूरी एक ब्रांच है, पूरी साइंस है। फिजिकल केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंतर्गत केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं इसी को हम लोग, समझिए। इट मीन्स क्या? branch, it is a branch of physical chemistry which deals with the study of conversion of chemical energy into electrical energy and electrical energy into chemical energy
इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। डिफिनेशन याद रहेगी, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ conversion of chemical energy into electrical energy and electrical energy into chemical energy is called electrochemistry। मतलब बेटा इस चैप्टर में दो ही काम होना है, क्या? एक तो हम लोग जो है केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, एक टारगेट हमारा ये, ठीक है। और दूसरा टारगेट हमारा होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे किसमें? हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये वो देखे हो आप। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे किसमें? केमिकल एनर्जी में, ठीक है। तो आप रिलैक्स में पढ़ाएंगे, हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, समझ जरूर आएगा आपको। अब देखो बेटा यहाँ पे थोड़ा स्पीड आप बढ़ा सकते हो अगर स्लो लगे लेक्चर तो। अब इसमें अगर केमिकल एनर्जी को आपने इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया है तो यह काम हम लोग जिसके अंतर्गत करेंगे उसी का तो नाम हो जाता है क्या? केमिकल को इलेक्ट्रिकल में। इसी को तो आप बोलते हैं गैल्वेनिक सेल, या इसी को बोलते हैं आप वोल्टेइक सेल। और पढ़ेंगे आगे हम लोग, इसी का कोई एग्जांपल है डेनियल सेल। डेनियल सेल इसी का एक बेहतरीन एग्जांपल है, आगे देखते हैं। फिलहाल जहां पर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा, यह काम करेंगे हम लोग गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल की हेल्प से। और इसमें जब हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करेंगे, यह करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहलाता है। किस सेल के अंतर्गत इसको पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंतर्गत इसको पढ़ा जाएगा, ठीक है। दो ही सेल आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। एग्जाम्पल जो भी होंगे कि एग्जाम्पल ही होंगे सब, बट प्रकार टाइप्स की बात करें तो दो ही होते हैं, गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। चैप्टर का मतलब समझ आ गया, इस चैप्टर में ही पढ़ना है केवल। केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट करना है केमिकल में। एक बात और डिफिनेशन समझते हैं, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल की बात की जाएगी। केमिकल के पास भी एनर्जी होती है, आपको पता है चीज। केमिकल के पास जो एनर्जी है उसे केमिकल एनर्जी बोलेंगे। तो हम लोग केमिकल की एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी में। इस चैप्टर का ये बेस आधार है, जिसे कहा जाता है फिजिकल केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंतर्गत केमिकल की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और इलेक्ट्रिकल को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाता है, ठीक। और जब हम लोग इस चैप्टर में होना क्या है, जब केमिकल की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना सीखेंगे तो उस समय पढ़ेंगे हम लोग गैल्वेनिक सेल, या इसी को बोलते हैं वोल्टेइक सेल। इसका बेहतरीन एग्जांपल होगा आपके सामने डेनियल सेल, जिंक कॉपर सेल नाम उसका है। नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं, आगे आएगा देखते। और जब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करना केमिकल एनर्जी में, तो होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो देखते हैं आगे हम लोग। जब हम लोग इस सेल के बारे में पढ़ेंगे, गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें आप सबसे पहले पाएंगे हाफ सेल किसे कहते हैं। हाफ सेल के बारे में पढ़ोगे आप। फिर इलेक्ट्रोड आएगा, इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, इसमें एनोड और कैथोड की बेहतर समझ डेवलप होगी। एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, इनएक्टिव इलेक्ट्रोड क्या होते हैं वो समझोगे आप। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है वो यही मिलने वाला है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है यही मिलेगा आपको। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपको यहाँ मिलने वाला है। सेल का ईएमएफ कैसे निकालोगे आप, इसकी जानकारी होगी। इसमें आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मिलने वाली है, शानदार तरीके से पढ़ोगे आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। डेनियल सेल पढ़ोगे आप यहाँ पे। नस्ट का इक्वेशन होगा, नस्ट इक्वेशन पढ़ोगे आप यहाँ पे। कुछ बैटरी जो है, बैटरी के एग्जांपल पढ़ोगे आप वहां पे। यहाँ पे रस्टिंग कैसे होती है आयरन की, आप वो देख पाओगे, है ना। और जब इसकी बारी आएगी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, तो आप यहाँ पढ़ोगे इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, फैराडे लॉ क्या है, मतलब कोहलॉस लॉ क्या है, देखिए करके सबको देखेंगे। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले एक बेसिक बात आपको याद रखनी है। इस चैप्टर को अगर अच्छे से सीखना है, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी यहाँ पर है। इस चैप्टर में कुछ मुख्य शब्द यूज जो आगे होने वाले हैं उनको आपको जानना चाहिए। तो आइए जरा हम लोग पहले
आगे बढ़ने से पहले उन शब्दावलियों को देख लेते हैं, जो उन टर्म्स को देख लेते हैं जो आगे इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, कंडक्टर मीनिंग जानते ही हो आप, जिसे आपने सुना है कि स्विच ऑन करते ही बल्ब चमकने शुरू करता है या फैन चलना शुरू करता है। इसका मतलब क्या, करंट स्विच ऑन करते ही वहां से बल्ब तक या फैन तक पहुंच रही है। तो जहां पर भी ऐसे करंट फ्लो करती है, करंट का जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकती है, ऐसे सभी सब्सटेंस को आप बोलते हैं कंडक्टर। कंडक्टर जो बस वाला समझते हो क्या है, उसकी वजह से जो बस में कंडक्टर देते हो आप, कुछ कर देता है आपको, देता है कि नहीं। अब उसी की निगरानी में बस जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान बस जा रही है, तो बस कंडक्टर हो गया। तो जिस मैटर में, जिस मटेरियल में अगर करंट एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रही है, तो आप उस सब्सटेंस को बोलेंगे कि वो कंडक्टर है। मतलब ये सभी सब्सटेंस, वे सभी पदार्थ जो करंट के फ्लो को अलाउ करते हैं, उन्हें आप बोलते हैं कंडक्टर। जिनसे होकर करंट बहती है, चलती है कह सकते हो आप, उसे आप नाम देते हैं कंडक्टर। अलाउ द फ्लो ऑफ करंट, एक करंट के फ्लो को अलाउ करते हैं, कर सकते हैं। यही बेसिक यहाँ पे, बस वे सभी पदार्थ, वे सभी सब्सटेंस जिनसे होके करंट का फ्लो होता है, उन्हें आप नाम देंगे कंडक्टर। अगर कुछ न जानते हो तो आप वायर वाला याद रखना, ठीक है। स्विच ऑन करते ही बल्ब चमकना शुरू करता है, फैन चलता है कि नहीं, तो इसका मतलब करंट एक स्थान से दूसरे स्थान पे गई है, तो आप उसे बोलते हैं कंडक्टर है वो। ठीक, अब कंडक्टर होने के वजह दो कारण हो सकते हैं। एक तो होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन फ्री है तो पहली वजह। दूसरी वजह हो सकती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। दो ही वजह हो सकती है करंट कंडक्शन का, या तो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या तो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या लिखा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस, मतलब आयन फ्री होंगे। दो ही वजह पाई गई है करंट की कंडक्शन को, यानी करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने वाले लोग दो ही लोग हैं केवल, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहां पे, या फ्री आयंस होंगे, और तीसरी कोई वजह नहीं पाई गई है। भाई जो फ्री होता है, खलिहर कह सकते हो ना, खलिहर सा खलिहर, जिसका कोई काम धाम ना, जो फ्री होते हैं एकदम वही इधर की बात उधर करते हैं, फ्री होते हैं मतलब खलिहर होते हैं। जैसे हमारे धार्मिक पुराणों में एक नाम है नारद जी महाराज का। जब नारद जी महाराज कोई सूचना, कहीं बात वार्ता सुनते हैं, दो देवी देवताओं की आपस में वार्ता सुनते हैं, तो कहा जाता है एकदम फ्री है वो। तो जैसे ही सुनते हैं तुरंत नारायण नारायण करते हुए दूसरे स्थान पे जाते हैं और पूरी सूचना को नमक मिर्च लगा के अच्छे से बयां कर देते हैं, बता देते हैं। तो भी क्या हो गया, सूचना ही कंडक्टर हो गए, इंफॉर्मेशन ही कंडक्टर हो गए, सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा रहे हैं। वैसे करंट का कंडक्शन जो करे उसे बोलते हैं कंडक्टर। ठीक, इसकी दो ही वजह पाई गई है, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फ्री आयंस होंगे, और जिनमें इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं उन्हें कहा गया बेटा इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। क्या बोला, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। अब यह इलेक्ट्रॉन बेसिकली फ्री वहां पे होते हैं, कहां पे, मेटल्स में। इस वजह से इनका एक नाम जो ज्यादा फेमस है वह है मेटेलिक कंडक्टर। और जहां पे आयन फ्री होंगे उन्हें आप नाम देंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, या इसे ही आप नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। खैर अभी हम जरा इस पे डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर आते हैं, पहले इसको डिस्कस कर ले जाए, इसके बाद हम लोग इधर मूव करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो बेसिकली लिखा मेटेलिक कंडक्टर लिखा हुआ है, इसी में इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। जैसे मेटल की जो सरफेस होती है ना, मेटल की जो सरफेस होती है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सरफेस वाले, न्यूक्लियस से मजबूती से बंधे नहीं होते हैं, लो आईपी की वजह से, लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वजह से मेटल की सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं। फ्री होते हैं तो घूमते रहते हैं, खलीहर होते हैं, फ्री होते हैं तो करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाते हैं, इस वजह से कंडक्टर कहलाते हैं। और इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर हो गए, और ऐसा बेसिकली मेटल्स से होता तो मेटेलिक कंडक्टर हो गए। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल की बात करें अगर, ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट ऑल मेटल। अब मेटल्स के रूप में आपके पास बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल है, पूरा का पूरा डी ब्लॉक खाली पड़ा है आपके लिए, आप कोई भी एग्जांपल वहां से बोल देना। स्कैंडियम से लेकर कुछ ना याद यार, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक 21 से लेकर 30 तक तो याद होगा ही। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन,
कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये 10 याद होंगे। 10 ऐसे मेटल्स हो गए आपके पास। एस ब्लॉक में एच को छोड़ करके, हाइड्रोजन को छोड़ करके, एस ब्लॉक में सब के सब मेटल्स हैं। कोई भी एग्जाम्पल लिख देना अगर पूछता आपसे मेटेलिक कंडक्टर के एग्जाम्पल तो, है कि नहीं? हाँ, यहाँ कोई लिख देना। हम अच्छे मेटल्स की बात में जो यूज में है, तो सबसे अधिक यूज एल्युमिनियम है, इससे अच्छा माना गया है कॉपर को कंजंक्शन में, इससे भी अच्छा माना गया है सिल्वर। ठीक है, ये अच्छे जो ज्यादा यूज वाले हैं। आपने देखा भी है एल्युमिनियम का वायर ज्यादा बनता है, एल्युमिनियम के वायर ज्यादा यूज में है, सस्ता भी होता है। और इसके ऊपर आपने पढ़ा भी होगा, एल्युमिनियम का वायर होता है, उस पर जंग क्यों होने लगती है। एक्चुअली में एल्युमिनियम जो वायर देखते हो आप, एल्युमिनियम वायुमंडल की ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बनाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड। मतलब एल्युमिनियम की जो वायर है वह एल्युमिनियम अपने ऊपर एल्युमिनियम के ऑक्साइड की परत चढ़ा लेता है, मतलब खुद का सुरक्षा कवच बनाता है एल्युमिनियम। इसलिए इस पे किसी का असर नहीं पड़ता, ना हवा का, ना धूप का, ना बरसात का। अगर आपसे पूछा जाए एल्युमिनियम पे मतलब कि किसी चीज का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है, खराब क्यों नहीं होता अपने आप, क्या बोलोगे आप? क्योंकि एल्युमिनियम अपने ऊपर एल्युमिनियम के ऑक्साइड की परत बना लेता है, अपना खुद का सुरक्षा कवच, इसलिए यह सुरक्षित रहता है बहुत लंबे समय तक। आपने देखा होगा फैन, अगर घर के फैन की बात की जाती है, जो फैन चलता है घर पे, उसकी जो कॉइलिंग होती है ना, जाते हो बनवाने के लिए भी चलता है तो वर्कर्स मिस्त्री पूछता है, इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रीशियन आपसे पूछता है कि कॉइलिंग कॉपर की है कि एल्युमिनियम की है। तो जब कॉइल फॉर्म एल्युमिनियम होता है तो इसके जलने के चांस बढ़ जाते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है एक्चुअली। ये कॉपर कॉइल फॉर्म में अधिक अच्छा वर्क करता है कंपेयर टू एल्युमिनियम। इस वजह से फैन में जो कॉइल बनता है वह कॉपर का बना होता है, कॉपर का वायर इसकी तुलना में बहुत अच्छा माना जाता है। इससे भी अच्छा है सिल्वर, चांदी। ये चांदी बहुत महंगा है, हर जगह तो आप चांदी यूज नहीं कर सकते हो चोर उठा ले जाएंगे, है ना, कि जब चांदी का तार लगाया है तो कितना बड़ा आदमी है, उठा ले जाएंगे चोर, इसलिए इसका यूज कम है। भाई जब आपसे पूछा जाए बेहतर वायर किसके बन सकते हैं, बोलेंगे आप एजी के, याद रखना, ठीक है। इनसे कमजोर है फिर क्रम ऑर्डर याद रखना, ठीक है। हाँ, ये तो मेटल्स की बात, अच्छे मेटल्स की बात हो गई। अदरवाइज ढेर सारे नाम आपको बताया हमने, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक 10 तो ऐसे हो गए। डी ब्लॉक की पूरी बात 40 नाम आपके पास है। पीरियोडिक टेबल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपको याद कराया गया है, ठीक है। और एस ब्लॉक में एच को छोड़ के, हाइड्रोजन को छोड़ के सब के सब मेटल्स हैं। कोई भी नाम चेक देना यहाँ पे हो जाएगा। हाँ, ये बताया और याद रखना। नॉन मेटल्स में ग्रेफाइट, ये तो है क्या, ये है नॉन मेटल, लेकिन ये भी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर होता है। इकलौता नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है। ग्रेफाइट कार्बन का एक इलेक्ट्रॉप है, अपर ग्रुप बोलते हैं, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉप है। एक कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 होता है, जानते हो आप? 6 होते हैं, है होते हैं ना। वाह को उसके इलेक्ट्रॉन 4 आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हो तो, मतलब कार्बन की वैलेंसी 4 हो जाती है। ग्रेफाइट में दरअसल कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन, 4 होते हैं इलेक्ट्रॉन लास्ट में। ग्रेफाइट में कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मोड में होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का खरिहर फ्री होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। इस वजह से ग्रेफाइट भी कंडक्टर हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक वाला। तो ग्रेफाइट आप देखे ही होंगे। आप में से कितने लोग ग्रेफाइट देखे हैं? हाँ, बिल्कुल सही गया। जो पेंसिल होती है ना, पेंसिल यूज करते हो आप, पेंसिल में जो देखते हो आप, इस पार से उस पार दिखता है वो कार्बन होता है, वो ग्रेफाइट होता है, ठीक है। कुछ बच्चे घर जाके ऐसे ट्राई करते हैं तो ट्राई मत करना आप लोग, बोर्ड में ऐसे उछेड़ दिए, टच करते हैं, मजा आता है नहीं, ऐसा ट्राई करेंगे आप। वह इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर एग्जाम्पल ग्रेफाइट, ठीक है। ये तो देखा आपने इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स के बारे में, हम बेसिक सीख रहे हैं इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ने के लिए। अब दूसरा टर्म बेटा है यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। दरअसल अब आइए इसको डिफिनेशन देखते हैं, पहले थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। कभी आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा, घर पे ट्राई नहीं करोगे आप, ठीक है। सुन लीजिएगा, जैसे बड़ा टब, क्यों नहीं ट्राई करके बता रहे हैं आपको, बड़ा टब है, टब में अगर आपने ले लिया डिस्टिल वाटर, प्योर वाटर, केवल H2O, उसमें कुछ भी नहीं है, और इधर का जो टैप वाटर, नल का पानी, उसमें ढेर सारे साल्ट होते हैं, आयंस होते हैं, उसे नहीं लेना है। हम डिस्टिल वाटर की बात करें, केवल उसमें H2O, कोई दूसरा नहीं रहता है। अगर आपने एक बड़े से टब में डिस्टिल वाटर लिया है, एक तरफ उसमें वायर डिप कर दिए स्विच ऑन करके, और एक तरफ अपनी उंगली डाल दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है, करंट आपको नहीं असर करेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा उसमें नमक डाल दे बेटा, पहले साल्ट NaCl, जैसे आप NaCl पानी में डालोगे
तो तुरंत NaCl Na+ और Cl- में टूट जाएगा। ठीक है, अब क्यों टूटता था, टूट जाएगा, टूट जाएगा तो Na+ फ्री, Cl- फ्री। अब उसमें करंट आपने एंट्री कराया, स्विच ऑन करके वायर एक तरफ आपकी उंगली, तब खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो Na या Cl- होगा, Na+ Cl- करंट को लेंगे तो टुक टुक आपके पास पहुंच जाएंगे और फिर झूमना शुरू कर दोगे आप, खेल खत्म, बच के रहना है ना। हाँ, तो क्या करना है, वह आयन के थ्रू भी करंट बहती है। अगर आयन फ्री है तो भी करंट का कंडक्शन होता है। इट मींस फ्री आयन होंगे तो भी कंडक्टर बन सकते हैं, मतलब करंट को कंडक्ट कर सकते हैं। क्लियर। तो अब बेटे इन्हें तो आपने बोल दिया इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर या इलेक्ट्रोलाइट्स, तो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिनेशन। इलेक्ट्रोलाइट्स नाम सुना ही होगा। वे सभी कंपाउंड या वे सभी सब्सटेंस, वे सभी पदार्थ जो जल में जाने के बाद, मतलब एक्वस मीडियम में जाने के बाद आयनाइज हो जाते हैं, मतलब प्लस माइनस में टूट जाते हैं, डिसोसिएट कर जाते हैं, उन्हें आप नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इट मींस दो सब्सटेंसेस which ionizes in aqueous medium are called electrolytes। याद रहेगा। अब सवाल पैदा होता है कि ये टूटते क्यों हैं। आयोनाइजेस इन एक्वस मीडियम, इन पानी में जाने के बाद ये प्लस माइनस में टूट जाते हैं। प्लस माइनस में टूटने का मतलब होता है ये आयोनाइज कर जाते हैं। ये सब लिखा हुआ देखिए, ये दिया गया NaCl। अब इसमें अगर आप वाटर ऐड करते हैं, मीडियम को एक्वस करते हैं, एक्वस मतलब जल की प्रेजेंस, तो होता क्या है कि Na+ अलग हो जाता है और Cl- अलग हो जाता है। तो ये यहाँ लिखते हैं एक्वस, क्योंकि ये आयनाइज कर गया है, वाटर के द्वारा एक घिर जाते हैं। आयन के आगे एक्वस लिखते हैं वैसा, इसलिए वाटर की वजह से यह आयन अलग हुए हैं। ठीक है, यह आयनों में डिसोसिएट किया है, तो इसे आप नाम देंगे बेटे इलेक्ट्रोलाइट। यही है इलेक्ट्रोलाइट। और ऐसे सभी सब्सटेंस जो एक्वस मीडियम में जाने के बाद प्लस माइनस में टूटेंगे, इट मींस आयनाइज करेंगे, उन्हें आप नाम देंगे इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, अब सवाल पैदा होता है कि प्लस माइनस में टूटते क्यों हैं। आयनिक कंपाउंड इट मींस इलेक्ट्रोलाइट वाटर में जाने के बाद प्लस माइनस में क्यों टूट जाते हैं। इसकी वजह है कि वाटर के पास एक पावर है, उसका नाम है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, यह बहुत ज्यादा होता है वाटर का। ठीक है, यह एक ऐसी पावर है, जब आप पढ़ते हैं फिजिक्स में कूलम्ब्स लॉ, तो वहां पे टर्म यूज होता है न्यूमेरिकल में, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। यह एक ऐसी पावर का नाम है जो आयनों के बीच के आकर्षण को ब्रेक करता है। इट मींस प्लस और माइनस के बीच के जो आयनिक अट्रैक्शन है, इसको ब्रेक कर देता है। यानी आपसे पूछा जाए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या है, तो बोलेंगे यह आयनों के आकर्षण को ब्रेक करने वाला एक फोर्स है, एक पावर है। ठीक है, तो यह प्लस माइनस को, जैसे Na+ Cl- है, इन दोनों को अलग कर दिया। तो वाटर के पास ही ये पावर है, ये वजह कि वाटर में जाने के बाद आयनाइज कर जाते हैं। तो वे सभी कंपाउंड जो जल में जाने के बाद, इट मींस एक्वस मीडियम में जाने के बाद आयनाइज कर जाते हैं, उन्हें आप नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइट। कर लिया, लिख लिया ना। सब के सब इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये सब के सब करंट को कंडक्ट कर सकते हैं। यही वजह है कि इन्हें एक नाम और क्या देते हैं, आप लोग लिखे थे हम, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर है। जब आयन फ्री हो गए तो करंट को कंडक्ट कर सकते हैं, और जो करंट को कंडक्ट करता है वो होता है क्या, कंडक्टर। और यह आयन की वजह से इलेक्ट्रोलाइट है, नाम हो गया इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। ठीक। अब अगर आप इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक, ये दो तरह के होते हैं। या तो हो सकते हैं कैसे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, और दूसरे होंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वे सभी इलेक्ट्रोलाइट जो एक्वस मीडियम में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, वे सभी इलेक्ट्रोलाइट जो एक्वस मीडियम में, इट मींस जल की प्रेजेंस में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, उन्हें आप नाम देते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मतलब ये क्या हो सकते हैं, ये जो है
completely आयनाइजेस एक्वस मीडियम। ये पूरा पूरा आयनाइज कर जाते हैं एक्वस मीडियम में। ये इनकी खास बात है। ठीक है, कहीं कहीं लिखा रहता है 100%। कंप्लीटली मतलब क्या, 100% आयनाइज कर जाते हैं, ऐसा भी लिखा हो सकता है। ठीक, और इनकी बात की जाएगी तो वे सभी इलेक्ट्रोलाइट जो एक्वस मीडियम में पार्शियली आयनाइज करते हैं, मतलब इनसे कम कह सकते हो, उन्हें आप यहाँ नाम देंगे। मतलब कह सकते हो क्या खास बात है, पार्शियली आयनाइजेस इन एक्वस मीडियम। ये पूरा पूरा आयनाइज नहीं करते हैं, ये इनकी खास बात हो गई। ठीक, अब यहाँ पे कंप्लीटली आयनाइज कर रहे हैं, एक पार्शियली आयनाइज कर रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में कौन ज्यादा अच्छा कंडक्टर है, तो भाई इसमें करंट का फ्लो जो कंडक्शन होता है वो आयनों की वजह से होता है, और ये कंप्लीटली आयनाइज कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे आयंस ज्यादा होंगे, और जब आयंस ज्यादा होंगे तो करंट का कंडक्शन ही ज्यादा करेंगे। मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे वह इनके कंपेयर में ज्यादा अच्छे कंडक्टर होंगे, मतलब इनकी कंडक्शन की पावर ज्यादा रहेगी, ये बेहतर है इनकी कंपेयर में। ठीक, हाँ, कि आप याद कर लें फर्स्ट एमीटर के साथ याद कर लें, और बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। फर्स्ट एमीटर जैसे आप लिख सकते हैं NaCl हो गया, सोडियम फर्स्ट ग्रुप का होता है। ऐसे KCl लिख दिया, पोटेशियम क्लोराइड फर्स्ट ए का मेटल है। ऐसे NaBr लिख सकते हो आप। ठीक है, ऐसे NaNO3 लिख सकते हो आप। ये सभी साल्ट जो फर्स्ट ए वाले होंगे, क्या KNO3 लिख सकते हो आप। फर्स्ट ए का रुबिडियम का नाइट्रेट, कुछ भी लिख दो आप फर्स्ट वाले का। साल्ट समझते हो, साल्ट हम क्या बोला, साल्ट एक शब्द यूज कर रहे हैं। साल्ट का मतलब एसिड और बेस के रिएक्शन से, कैसे, एसिड एंड बेस की रिएक्शन से बनता है दो चीजें, एक बनता है साल्ट और बनता है वाटर। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से वाटर के अतिरिक्त जो बनता है उसे बोलते हैं सॉल्ट। कुछ लोग इसकी डिफिनेशन बताते हैं कि एसिड एंड बेस की रिएक्शन से बनने वाला सॉलिड साल्ट कहलाता है। ठीक है, मतलब एसिड और बेस कहीं मिलते हैं तो वाटर के अतिरिक्त जो बनता है उसे आप साल्ट बोलेंगे। उसको कहानी अलग की बताया। यहाँ पे ये हमने फर्स्ट ए ग्रुप के साल्ट लिख दिया। फर्स्ट ए समझ रहे हो ना, एस ब्लॉक में है। हाँ, तो जिसमें लिथियम है, एच को छोड़ करके लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंशियम है। ठीक है, ये सब परिवार फर्स्ट ए वाले हैं, इसमें लिख देना आप। या फिर आप यस ब्लॉक का कोई भी बेस लिख देना, स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें सब के सब आ जाएंगे स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन बेस आप रख पाओगे, फर्स्ट यानी कि फर्स्ट है और सेकंड है। एस ब्लॉक का कोई भी हाइड्रोक्साइड, जैसे NaOH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, फॉर्मूला जानते हो हाइड्रोक्साइड का है ऐसे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। एस ब्लॉक वाला कोई यूज करना है ऐसे। या फिर इसमें जो है मिनरल एसिड्स भी आप ऐड कर सकते थे। मिनरल एसिड्स इसमें कौन कौन होते हैं, HCl है, HNO3 है, और H2SO4, ये सब भी आ सकते हैं इसमें मिनरल एसिड। बहुत से नाम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही पार्शियली वाले में एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल नाम से क्लियर, पार्शियली एनालाइज करेंगे। इनके अलावा जैसे लिखा है इसमें साल्ट हो गया सब, और किसी ग्रुप का साल्ट है तो वीक वाले में आ जाएगा। ठीक, दूसरे साल्ट है तो वीक वाले में आ जाते हैं। खैर, जैसे हम एग्जांपल और वीक बेस लेना है, आप सब आसानी से याद हो जाएगा आपको। वीक बेस अब ये कौन होगा, बहुत से नाम है, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बस एस ब्लॉक वाले ना रहे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, या डी ब्लॉक वाले के किसी का हाइड्रोक्साइड लेना आप, फेरिक हाइड्रोक्साइड हो सकता है, जिंक हाइड्रोक्साइड हो सकता है, किसी का लेना डी ब्लॉक वाले का। ठीक है, या फिर आप वीक एसिड लेना, वीक एसिड। अब ऐसे कैसे याद कर पाओगे, हाँ, कोई भी कार्बन की एसिड लेना, सभी वीक होते हैं। जैसे H2CO3 हो गया, कार्बोनिक एसिड, बहुत फेमस है। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, बहुत से कार्बन के एसिड के नाम जानते हो, फॉर्मिक एसिड, कोई भी लेना है। फेमस ज्यादा यूज होने वाले में अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और
एसिटिक एसिड है। जैसे आप पहचान लेंगे ये हो जाएंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। कोई डाउट है ना? बोलिए। ये तो देखा आपने इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। इस शब्द का मतलब वे सभी सब्सटेंस जो एक्वस मीडियम में आयनाइज हो जाते हैं उन्हें आप नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। अब आयनाइज होंगे तो आयन बनेंगे, इसमें आयनों की वजह से करंट का कंडक्शन होता है, इसलिए इन्हें आप एक नाम और देते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। वाटर में ये क्यों टूट जाते हैं कि वाटर के पास होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो प्लस माइनस के बीच के अट्रैक्शन को ब्रेक करता है, इस वजह से प्लस माइनस के टूट जाते हैं। दो तरह के होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो कंप्लीटली आयनाइज करेंगे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, जो पार्शियली आयनाइज करेंगे वो हो जाएंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे पहचान दें। आइए इसके बाद एक टर्म और पढ़ लेते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। फिलहाल आप इसे आप 11th में रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से पढ़ा है, बड़े अच्छे से पढ़ा है आपने। हम यहाँ पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पर्पज से। अगर आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है तो आप देख सकते हो, चैप्टर का नाम है रेडॉक्स रिएक्शन बाय एसेंशन। पूरा चैप्टर आपको मिल जाएगा, 6 लेक्चर है वहाँ पे, बहुत शानदार तरीके से मिल जाएंगे जो भी चीजें वहाँ पे होती हैं। फिलहाल यहाँ पे हम लोग केवल इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बेसिकली यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इतना ही तो है। और इसमें होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही दोनों डेफिनेशन है। अगर इलेक्ट्रॉन कोई त्यागता है, इलेक्ट्रॉन निकालता है तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो रिडक्शन। यही कहानी है छोटी सी। अब इसकी वजह से क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन अगर कोई लूज करेगा तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज यानी प्लस के नंबर्स, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस, ये बढ़ेंगे। अब प्लस की संख्या बढ़ेगी, भाई इलेक्ट्रॉन लूज करने से प्लस आता है तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ये डिक्रीज करेगा, है ना? ये तो आप बात समझे रही हो। इसमें क्या पर प्लस बढ़ रहे थे और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो माइनस आएगा। इट मीन्स इसका उल्टा, यहाँ प्लस बढ़ता था नेगेटिव बढ़ेगा। इट मीन्स नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस, उसका जस्ट रिवर्स, ये बढ़ेगा। ऐसे ही अब इसमें देखिए, अब इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ डिक्रीजेस, इसका जस्ट रिवर्स, बढ़ रहा था, इसमें माइनस बढ़ता है, ठीक है। यहाँ प्लस बढ़ता था या नेगेटिव बढ़ेगा, ठीक है, और यहाँ पे माइनस घटता था, यहाँ पे प्लस घटेगा। ये दोनों का डिफरेंस है। और थर्ड नंबर पे अभी एक टर्म और आने वाला है, ऑक्सीडेशन नंबर। भी इसको देखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस। ऑक्सीडेशन नंबर में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है, एंड यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, उसका उल्टा। अब देखते हैं कैसे। दिया गया Na, अब यह एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर देती Na पर आ जाएगा एक प्लस, यह एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो आप बोलेंगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ Na हो रहा है। Na ने लूज किया इलेक्ट्रॉन तो बोलेंगे Na का ऑक्सीडेशन, Na यहाँ से देखिए आया यहाँ तक, तो Na का ऑक्सीडेशन, Na ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ठीक है। ऐसे ही दिया जाए अगर आपको यहीं पे, यह फिर पे 2 प्लस दिया गया है, ये हो जाए Fe पे 3 प्लस, एक प्लस और बढ़ गया, इट मींस इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर दिया तो बोलेंगे यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ Fe2 प्लस, इन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसका ऑक्सीडेशन होगा। ऐसे दिया गया आपको Cl पे अगर माइनस है, ये हो जाता है Cl आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, इट मींस दैट यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ Cl माइनस हो रहा है, इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है।
डिफरेंस समझ आया कि नहीं? अब देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर समझते हैं। यहाँ पे शब्द आया है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा है आपने कि किसी भी सब्सटेंस पे, किसी पदार्थ पे, चाहे किसी एटम पे जो चार्ज होता है, उस चार्ज को आप बोलते हैं उसकी ऑक्सीडेशन नंबर। किसी एटम पर जो चार्ज होता है उसे बोलते हैं उसकी ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक। और इसे साइन के साथ, चिन्ह के साथ लिखते हैं। जैसे Na पर यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब यहाँ पे Na की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। यहाँ पे +1 है, Na पर 1 प्लस है, इट मीन Na प्लस में Na की ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। तो 0 से +1 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया है। यहाँ पे Fe2 प्लस है, मतलब यहाँ पे Fe की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। एंड आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन Fe पे 3 प्लस हो चुका है, इसका मतलब Fe की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +3 हो चुकी है। तो +2 से +3 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस। -1 ऑक्सीडेशन नंबर है, माइनस चार्ज है, तो Cl माइनस में Cl की ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद 0 हो गया, तो -1 से 0, -1 और 0 0 बड़ा होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है। ये रहा ऑक्सीडेशन। जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा आप बोलेंगे उनका ऑक्सीडेशन हो रहा है। Na ने लूज किया तो Na का ऑक्सीडेशन हो रहा है। Fe2 प्लस ने लूज किया तो Fe2 प्लस ऑक्सीडेशन हो रहा है। और आप लिखा प्लस की संख्या बढ़ती है, प्लस चार्ज बढ़ते हैं। देखिए यहाँ +0 था, 1 प्लस हो गया, 2 प्लस था, 3 प्लस हो गया। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डिक्रीजेस, 1 माइनस था, 0 हो गया, घट गया। यही ऑक्सीडेशन है, ठीक। ऐसे इसका जस्ट रिवर्स यहाँ हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल दिया गया Cl माइनस अगर है ना, या सॉरी दिया गया आपको Cl, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर, ये हो जाएगा Cl पर माइनस। तो यहाँ पे Cl ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो इसको बोलेंगे आप रिडक्शन ऑफ Cl, ऐसे रिडक्शन ऑफ Cl, ठीक है। ऐसे दिया गया, मान लीजिए आपको Fe पे 3 प्लस है और ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, ये हो जाएगा Fe पे 2 प्लस, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसने गेन किया है, तो बोलेंगे यहाँ पर रिडक्शन ऑफ Fe3 प्लस, इनका रिडक्शन होगा। ऐसे दिया गया Pb पे 4 प्लस, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, या Pb पे 2 प्लस, रिडक्शन ऑफ Pb4 प्लस, ऐसे बोलेंगे। क्या आसान कितना है। तो यहाँ पे इनको आप समझिए इस तरह से। अब जो पॉइंट्स लिखे हैं, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस, नेगेटिव बढ़ते हैं, है ना। यहाँ पे 0 था, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, एक माइनस आ गया, नेगेटिव बढ़ गया, एक नेगेटिव संख्या वाइज बढ़ गया। या 3 प्लस है, अब 2 प्लस, एक प्लस घटा है, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेस। +4 है, +2 हो गया, प्लस घटा है। ऑक्सीडेशन नंबर पे आते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर लिखा है यहाँ पे, डिक्रीज करता है इसमें। इनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है किसी एटम पे जो चार्ज है, किसी भी सब्सटेंस पे जो चार्ज होता है, चिन्ह के साथ, साइन के साथ, इसकी 0 है। Cl की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, -1 हो गई, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -1 घटी, 0 बढ़ा के -1, 0 बढ़ा के घटी। यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन नंबर, 3+3, यहाँ पे 2 प्लस हो गए, मीन्स यहाँ भी घटा है, डिक्रीजेस। 4 प्लस है, Pb की लेट की ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, 2 प्लस हो गए, घट गए। देखिए यह ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है, इन सब का यूज होना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में शानदार तरीके से, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन, तो जब हम लोग पढ़ेंगे सेल, गैल्वेनिक सेल के बारे में, तो आप पढ़ेंगे, देखते रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। रिडॉक्स का मतलब होता है जहां पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ होते हैं। एक ऐसी रिएक्शंस जहां पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ हो, उन्हें आप बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए जैसे सपोज दिया गया आपको Zn और ये कॉपर 2+ के साथ रिएक्शन करते हैं और ये बन जाता है सपोज Zn पे 2+ हो जाता है और ये हो जाता है सपोज कॉपर। अब डिफरेंस समझते हैं। यहाँ पे दिया गया है जिंक और एरो के बाद हो गया Zn 2+, यहाँ पे दिया है कॉपर 2+।
और एरो के बाद हो जाते हैं कॉपर। डिफरेंस पहचानते हैं दोनों में क्या, देखिए यहाँ पे इनकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। ऑक्सीडेशन नंबर समझते हो आप, जो चार्ज होता है इन पर कोई चार्ज नहीं है, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। एंड एरो के बाद +2 हो चुका है। इसका मतलब इन्होंने यहाँ से यहाँ जाने में 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। तो बोलेंगे आप Zn का यानी जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन। ये हो गया जिंक का ऑक्सीडेशन, है ना, बोलिए। और यहाँ पे क्या है, कॉपर पे 2+ है, मतलब कॉपर की ऑक्सीडेशन पर +2 है, और यहाँ जाने के बाद न्यूट्रल हो गया। इसका मतलब इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। इलेक्ट्रॉन गेन करना क्या कहलाता है, रिडक्शन। यानी यहाँ कॉपर 2+ का हो रहा है रिडक्शन, यहाँ पे ऐसी कहानी है। ठीक, तो जिंक का ऑक्सीडेशन और कॉपर 2+ का रिडक्शन दोनों एक साथ, इसका मतलब रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन, ऐसे पहचानते हैं। तो आगे ऐसे बहुत सी रिएक्शन आपको देखने को मिले। गैल्वेनिक सेल में जो फर्स्ट सेल आपको पढ़ना है, गैल्वेनिक सेल का जो पहला एग्जांपल पढ़ना है आपको, डेनियल सेल। डेनियल सेल में ऐसे ही होता है। ठीक, पढ़े बेहतरीन तरीके से सेल बना के पढ़ेंगे हम लोग। फिलहाल रिडॉक्स मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होगा तो आप उसे नाम देंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन दोनों साथ साथ होगा। ठीक है, हाँ। अभी एक बात और देखिए, एक बात और पढ़े, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अब यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से पढ़े आप लोग, यहाँ पे हम थोड़ा स्टार्ट बताते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट मतलब काम कराने वाला जैसे होते हैं ना, तो यहाँ पे जैसे प्रोसेस होता है क्या, आपको डायरेक्ट आते टॉपिक पे। एक होता है, बच्चे जल्दबाजी में करते क्या है, सोचते हैं कि नाम मैच कर रहा है तो इसको ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल देते हैं, और इनको बोलते हैं रिडक्टेंट। यही गलती करते हैं, नाम मिलता जुलता नाम कर देते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे आप रिडक्टेंट बोलेंगे, और जिसका रिडक्शन होगा उसे बोलेंगे आप ऑक्सीडेंट। ये दोनों जस्ट रिवर्स है। जिनका ऑक्सीडेशन होगा उसे बोलेंगे रिडक्टेंट, और जिनका रिडक्शन उसे बोलेंगे आप ऑक्सीडेंट। कैसे, आइए चेक कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि इनका हुआ है ऑक्सीडेशन, इनका हुआ है रिडक्शन, तो इनका ऑक्सीडेशन हुआ है इनकी वजह से, क्योंकि इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन इनको दिया है। यह अपना इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं हवा में उछाल सकते हैं, हवा फेंकते नहीं जाओ मैच करो, ऐसा नहीं होता। ऐसा सब परमाणु कहते हैं वाओ और फेंकते हैं इलेक्ट्रॉन, ऐसा ऐसा नहीं होता। क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन तभी दे सकते हैं जब कोई बगल में लेने वाला हो। कोई दे तभी सकता है जब कोई लेने वाला होता है। यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं तो तभी दे पाएंगे जब ये लेने वाला बगल में रहेगा। मतलब इनका ऑक्सीडेशन हुआ है इसकी वजह से, इनका ऑक्सीडेशन हुआ है इसकी वजह से, मतलब ये ऑक्सीडेशन करवा रहा है। ये न लेता तो दे पाते क्या, नहीं ना, मतलब ये न दे पाते तो इनका ऑक्सीडेशन ना होता। इन्होंने लिया है तो ऐसा कर पाए हैं, तो इन्होंने ऑक्सीडेशन कराया है इनका, ये हो गए ऑक्सीडेंट। क्योंकि इनका देखिए खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, और इनका रिडक्शन हुआ है इसकी वजह से, इनका रिडक्शन हुआ है इसकी वजह से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन न देते तो क्या इनका रिडक्शन होता, क्या रिडक्शन करवाने वाला एजेंट ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्टेंट। जिसका हुआ ऑक्सीडेशन उन्हें बोलेंगे आप रिडक्टेंट, ये होगा यहाँ पे रिडक्टेंट। पूरी समझ आया। और जिनका हुआ रिडक्शन उन्हें बोलेंगे आप ऑक्सीडेंट। ये सब कहानियां हम लोगों ने पहले अच्छे से पढ़ा हुआ है, अब यहाँ पे थोड़ा सा यूज होना है इस चैप्टर में, इसलिए यहाँ पे देख लिया है। गैल्वेनिक सेल सब कहानियां आपको बहुत मिलेंगी, बड़े मजेदार तरीके से सिखाया जाएगा, बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेहतरीन तरीके से क्या पढ़ेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे, मजा आएगा पढ़ने में। ठीक, तो यह देखा आपने कुछ बेसिक टर्म्स रहे। इसके आगे वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हाफ सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स किससे कहते हैं, इलेक्ट्रोड में एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या होता है, इनएक्टिव इलेक्ट्रोड क्या होता है, एनोड का मतलब क्या है, कैथोड का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, पूरी कहानी शानदार तरीके से सीखेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही, खूब जम के पढ़े आप लोग। ठीक है, ऑल द बेस्ट।